Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम उपनिंदर सिंह की पुस्तक के अध्याय 7 शक्ति और धर्मनिष्ठा मौर्य साम्राज्य, जो लगभग 324 से 187 ईसा पूर्व तक फैला था, इस पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, मतलब भारत का पहला इतना बड़ा साम्राज्य, एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं इसे। बिल्कुल, ये वो दौर था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसी राजनीतिक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था की नींव रखी गई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये चैप्टर मतलब बहुत ही क्रूशियल है। हाँ, क्योंकि इसमें सिर्फ फैक्ट्स ही नहीं है, बल्कि ये हमें गवर्नेंस, सोसाइटी, रिलीजन, इनके आपसी रिश्तों पर सोचने को भी मजबूर करता है। एनालिटिकल डेप्थ बहुत है इसमें। सही कहा। तो चलिए, इस सफर में हम कोशिश करेंगे मौर्यकालीन स्रोतों की पहेलियों को सुलझाने की। हाँ, उनके विशाल साम्राज्य के विस्तार को समझने की। उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी उसकी बारीकियों को जानेंगे। अशोक का जो अनोखा धम्म था उसके पीछे की सोच क्या थी, और हाँ, उनकी आर्ट और आर्किटेक्चर की जो विरासत है उस पे भी नजर डालेंगे। बिल्कुल, देखते हैं इस महान साम्राज्य की कहानी हमें क्या सिखाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, आखिर हमें मौर्यों के बारे में पता कैसे चलता है? हाँ, मतलब इतिहासकार किन सुरागों, किन सोर्सेज के आधार पर इस पूरे युग की तस्वीर बनाते हैं? ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारे सोर्सेज हैं उनकी प्रकृति, उनका नेचर ही हमारी समझ को आकार देता है। बिल्कुल, हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। मोटे तौर पे हम इन्हें दो हिस्सों में बांट सकते हैं, साहित्यिक यानी लिटरेरी और पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल। साहित्यिक स्रोतों में सबसे फेमस नाम आता है कौटिल्य का माना जाने वाला अर्थशास्त्र। हाँ, हालांकि इस पर डिबेट है कि ये किसने लिखा, कब लिखा। सही। फिर मेगास्थनीज की इंडिका है, जो एक ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। पर ओरिजिनल इंडिका तो मिली ही नहीं है। नहीं, उसके अंश मिलते हैं। बाद के जो ग्रीक रोमन लेखक थे जैसे स्ट्रेबो, एरियन, प्लिनी, उनके लेखों में इसके कोट्स मिलते हैं। अच्छा, इनके अलावा पुराण हैं? हाँ, पुराणों में वंशावलियां मिलती हैं। और फिर बौद्ध ग्रंथ हैं जैसे श्रीलंका के दीपवंश और महावंश। और जैन ग्रंथ भी हैं? बिल्कुल। तो ये तो हुए लिटरेरी सोर्स। अब आर्कियोलॉजिकल में तो सबसे बड़ा खजाना है अशोक के शिलालेख, इंस्क्रिप्शंस। हाँ, पत्थर पर खुदे हुए राजा के अपने संदेश। एग्जैक्टली। जो पूरे साम्राज्य में फैले हुए मिले हैं। इनके अलावा उस जमाने के सिक्के, जिन्हें पंचमार्क्ड कॉइन्स कहते हैं। आहत सिक्के। हाँ। और खुदाई में मिली इमारतें, मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, मतलब जो फिजिकल रिमेन्स हैं वो भी काफी कुछ बताते हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है, जैसा हम कह रहे थे। हर सोर्स की अपनी कहानी है, अपना नजरिया है और अपनी लिमिटेशंस हैं। हाँ, जैसे अर्थशास्त्र की ही बात करें, क्या वो वाकई मौर्यकालीन प्रशासन का आईना है या फिर एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए उसका एक थ्योरेटिकल ब्लूप्रिंट? विद्वान मानते हैं कि यह शायद किसी एक लेखक की कृति नहीं है, बल्कि अलग अलग समय में कई लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया होगा। हाँ, थॉमस स्ट्रॉटमन का जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो भी कुछ ऐसा ही इशारा करता है। और इंडिका, उसके जो टुकड़े मिलते हैं वो एक बाहरी, एक यूनानी नजरिए से लिखे गए हैं। बिल्कुल, और उसमें कुछ बातें थोड़ी अजीब भी लगती हैं, जैसे उन्होंने भारतीय समाज को 7 क्लासेस में बांटा था। हाँ, वो फिलोसोफर, फार्मर, हर्ड्समैन, आर्टिसन, ट्रेडर, सोल्जर, ओवरसियर और काउंसलर, जो हमारी वर्ण जाति व्यवस्था से बिल्कुल मेल नहीं खाता। बिल्कुल। और अशोक के शिलालेख, वो बेशक बेशकीमती हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर वो राजा का अपना पर्सपेक्टिव है। हाँ, उनका प्रोपेगेंडा भी कह सकते हैं एक तरह से। हाँ, वो हमें बताते हैं कि अशोक क्या चाहते थे कि लोग जाने और माने। तो इसीलिए मौर्य इतिहास को ठीक से समझने के लिए इन सभी स्रोतों को एक साथ रखना पड़ता है, उनको क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ता है। बिल्कुल। क्रॉस रेफरेंसिंग बहुत जरूरी है, तभी एक बैलेंस तस्वीर बन पाती है। ये पजल के अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने जैसा है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट यहाँ पर, कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। हाँ, ये तो बहुत कॉमन फैक्ट है। और मेगास्थनीज की जो विवरण है वो हमें स्ट्रैबो, एरियन, प्लिनी जैसे बाद के लेखकों के कामों में मिलते हैं। ठीक है। और अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। ब्राह्मी लिपि को उन्होंने डेसिफर किया था। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। और शिलालेखों में अशोक का नाम अक्सर देवानाम प्रिया पियदस्सी
मिलता है। जी, यानी देवताओं का प्यारा, देखने में प्रिय। और ये पहचान के प्रियदर्शी ही अशोक हैं, ये जॉर्ज टर्नर ने की थी श्रीलंकाई पाली ग्रंथ दीपवंश के आधार पर। अच्छा, और ये शिलालेख कई भाषाओं और लिपियों में मिले हैं ना? हाँ, भाषाएं मुख्य रूप से प्राकृत थीं, लेकिन कुछ ग्रीक और अरामी में भी मिले हैं, और लिपियां थीं ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामी। ये दिखाता है कि साम्राज्य कितना फैला हुआ था और कितना विविध था। ब्राह्मी बाएं से दाएं और खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। पश्चिमोत्तर में मिलती थी खरोष्टी। ठीक है, अशोक के शिलालेख भी कई तरह के हैं ना, मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स। हाँ, 14 प्रमुख शिलालेख मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, फिर लघु शिलालेख माइनर रॉक एडिक्ट्स, स्तंभ लेख पिलर एडिक्ट्स 6 या 7 माने जाते हैं, और गुफा लेख केव इंस्क्रिप्शंस भी हैं, जैसे बराबर गुफाओं में। अच्छा, और 2 और शिलालेख हैं, महास्थान और सोहगौरा के। और प्राकृत भाषा में है। माना जाता है कि ये मौर्य काल में अकाल राहत उपायों के सबूत हो सकते हैं। ग्रेनरीज का जिक्र है इनमें। ये दिलचस्प है। अच्छा, इन सोर्सेज को हम जीएस पेपर 2 गवर्नेंस और जीएस पेपर 4 एथिक्स से भी जोड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अर्थशास्त्र के सिद्धांत गवर्नेंस के लिए और अशोक का धम्म एथिक्स के लिए काफी रेलेवेंट है। तो अगर हम प्रीलिम्स के लिए टेक अवे देखें, जी, प्रमुख ग्रंथ और लेखक अर्थशास्त्र, इंडिका, शिलालेखों के प्रकार, स्थान, लिपियां, ब्राह्मी, खरोष्ठी, भाषाएं, प्राकृत, ग्रीक, अरामी, जेम्स प्रिंसेप, टर्नर, महास्थान सोहगा। और मेंस के लिए मुख्य तर्क, स्रोतों की विविधता और उनका महत्व, इतिहास पुनर्निर्माण में चुनौतियां, स्रोतों की सीमाएं और उनका आलोचनात्मक उपयोग कैसे करें। ठीक है, तो ये तो हुई स्रोतों की बात। अब आते हैं कि ये साम्राज्य बना कैसे, इसका उदय और विस्तार कैसे हुआ। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हाँ, मतलब वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने इसके उदय में भूमिका निभाई, और चंद्रगुप्त और अशोक का इसमें क्या रोल था। देखिए, मौर्य साम्राज्य की नींव अचानक नहीं रखी गई। इससे पहले जो नंद वंश था, उसने एक बड़ा राज्य खड़ा कर दिया था मगध में। हाँ, एक बेस तैयार था। बिल्कुल, उसी आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य ने, जैसा कि परंपरा मानती है, चाणक्य या कौटिल्य की मदद से सत्ता संभाली, लगभग 324 या 321 ईसा पूर्व के आसपास। चंद्रगुप्त के उत्पत्ति को लेकर भी अलग अलग बातें हैं, जैसा आपने पहले बताया। हाँ, बौद्ध ग्रंथ उन्हें क्षत्रिय मौर्य कुल बताते हैं। जैन परंपरा कहती है कि वो मयूर पालकों के मुखिया की बेटी के बेटे थे। और विशाखादत्त का नाटक है मुद्रा राक्षस, वो उन्हें साधारण कुल का बताता है। तो ये क्लियर नहीं है? नहीं, बिल्कुल क्लियर नहीं है, और इतिहासकारों में इस पर बहस भी है। अच्छा, तो टाइमलाइन देख लेते हैं एक बार। चंद्रगुप्त का शासनकाल लगभग 324-321 से 297 ईसा पूर्व। हाँ। उनके बेटे बिंदुसार का 297 से 273 ईसा पूर्व। ठीक। फिर अशोक का राजाभिषेक हुआ 268 ईसा पूर्व में, और उनकी मृत्यु हुई 232 ईसा पूर्व के आसपास। और मौर्य वंश का अंत हुआ 187 ईसा पूर्व में। राजधानी पाटलिपुत्र थी। और एक और बात, चंद्रगुप्त के उदय से ठीक पहले सिकंदर का आक्रमण हुआ था पश्चिमोत्तर भारत पर 327-326 ईसा पूर्व। हाँ, अलेक्जेंडर। उससे वहां एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हुआ होगा शायद, जिसका फायदा चंद्रगुप्त ने उठाया होगा। संभव है। चंद्रगुप्त ने साम्राज्य का काफी विस्तार किया, फिर बिंदुसार ने उसे बनाए रखा, लेकिन साम्राज्य अपने पीक पर पहुंचा अशोक के समय में। और इसमें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कलिंग युद्ध। हाँ, लगभग 261 ईसा पूर्व में, अशोक के राज्याभिषेक के 8 साल बाद। इस युद्ध में जो खून खराबा हुआ, उसने अशोक को अंदर तक बदल दिया। ऐसा वो खुद कहते हैं अपने 13वें शिलालेख में। बिल्कुल, उन्होंने भेरी घोष यानी युद्ध की नीति छोड़ दी और धम्म घोष यानी धम्म के जरिए विजय की नीति अपनाई। और इसी समय मौर्य साम्राज्य सही मायनों में पहला उपमहाद्वीपीय साम्राज्य बना। इसका विस्तार बहुत बड़ा था। तो अगर हम मेंस के लिहाज से देखें तो उदय के कारक क्या थे? नंदों की विरासत, चंद्रगुप्त और कौटिल्य का नेतृत्व, एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता और उस समय की अनुकूल परिस्थितियां। और विस्तार में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। और कलिंग युद्ध का प्रभाव तो बहुत ही गहरा था अशोक की नीतियों पर। प्रीलिम्स के लिए शासकों के नाम और क्रम याद रखने हैं। उनके मोटे तौर पे शासनकाल, राजधानी पाटलिपुत्र और कलिंग युद्ध का साल अशोक के राज्याभिषेक से 8 साल बाद। ठीक है, अब इतने बड़े साम्राज्य को चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इनका, ये भी एक बड़ा सवाल है। हाँ, मौर्य प्रशासन और राज्य व्यवस्था, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? मुख्य रूप से 2 सोर्स हैं,
कौटिल्य का अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेख। अर्थशास्त्र में राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया गया है, 7 अंग। हाँ, स्वामी यानी राजा, अमात्य यानी मंत्री, जनपद यानी टेरिटरी और लोग, दुर्ग यानी किला, कोष यानी खजाना, दंड यानी सेना और न्याय, और मित्र यानी सहयोगी। राजा सबसे ऊपर था, सुप्रीम अथॉरिटी। जी। उसकी मदद के लिए एक मंत्री परिषद थी और एक बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी थी, जिसमें कई अध्यक्ष होते थे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड थे, और महामात्र जैसे सीनियर अधिकारी होते थे। अशोक ने तो कुछ नए अधिकारी भी नियुक्त किए, जैसे धम्म महामात्र। जी हाँ, 5वें प्रमुख शिलालेख में इसका जिक्र है। इनका काम था धम्म का प्रचार करना और लोगों की नैतिक भलाई का ध्यान रखना। अशोक के शिलालेखों में और भी अधिकारियों के नाम मिलते हैं, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बिल्कुल, जैसे राजुक, जो शायद प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर थे और न्याय का काम भी देखते थे। फिर युक्त, जो शायद सबऑर्डिनेट ऑफिसर थे। और प्रतिवेदक? हाँ, प्रतिवेदक, जिनका काम था राजा तक जनता की बात पहुंचाना। अशोक अपने 6ठे शिलालेख में कहते हैं कि प्रतिवेदक उन्हें किसी भी समय कहीं भी प्रजा के हाल की जानकारी दे सकते हैं। एक और शब्द है पुलिसानी। जी, पुलिसानी। इनकी तुलना मेगास्थनीज के एपिस्कोपोय यानी इंस्पेक्टर्स या ओवरसीयर से की जा सकती है। शायद ये इंटेलिजेंस या रिपोर्टिंग का काम करते थे। अच्छा, अब यह सवाल उठता है कि क्या मौर्य प्रशासन पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड था? ये एक क्लासिक डिबेट है। कुछ चीजें सेंट्रलाइजेशन की तरफ इशारा करती हैं, जैसे मानकीकृत सिक्के, एक जैसी एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी का मिलना, और अर्थशास्त्र में जिस तरह से राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण की बात की गई है। बिल्कुल। कृषि, व्यापार, खाने, जंगल, इन सब पर राज्य का नियंत्रण। नए गांव बसाने की बातें, जिसे शून्य निवेश कहा गया है। एक शब्द विष्ठी भी मिलता है। हाँ, विष्ठी। इसे अक्सर बेगार या फोर्स्ड लेबर समझा जाता है, पर यह शायद टैक्स के बदले किया जाने वाला श्रम भी हो सकता है, क्लियर नहीं है। लेकिन साम्राज्य इतना बड़ा था, इतनी विविधता थी उसमें, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन भी उतना एडवांस नहीं था। तो क्या हर कोने पर वैसा ही कंट्रोल रखना संभव था जैसा केंद्र में? शायद नहीं। हाँ, लगता तो यही है कि केंद्र में मजबूत नियंत्रण रहा होगा, लेकिन प्रोविंशियल और लोकल लेवल पर काफी हद तक ऑटोनॉमी भी रही होगी। अर्थशास्त्र खुद राजा को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की सलाह देता है। हाँ, एक कठोर दिनचर्या बताता है राजा के लिए, और जासूसों के एक बड़े नेटवर्क का इस्तेमाल करने को कहता है। 2 तरह के जासूसों का जिक्र है, संस्था जो एक जगह टिककर काम करते थे, और संचार जो घूम घूम कर जानकारी इकट्ठा करते थे। मंत्रियों की निष्ठा परखने के तरीके भी बताए गए हैं। मतलब कंट्रोल बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी, ये साफ झलकता है। और विदेश नीति पर भी अर्थशास्त्र में काफी कुछ है। हाँ, मंडल सिद्धांत, जो पड़ोसी राज्यों के साथ रिश्तों को समझने का एक फ्रेमवर्क देता है, और षड्गुण्य नीति, 6 रणनीतियां, संधि, विग्रह, यान, आसन, समश्रय, द्वैधिभाव। ये सिद्धांत आज भी इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी में डिस्कस किए जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की टेकअवेज देखें, प्रीलिम्स के लिए प्रमुख अधिकारी महामात्र, राजुक, युक्त, प्रतिवेदक, पुलिसाणी, सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग, मेगास्थनीज के 7 वर्ग, अर्थशास्त्र की नीतियां, मंडल, षड्गुण्य, और कुछ टर्म्स जैसे शून्य निवेश, विष्टि। और मेंस के लिए मौर्य प्रशासन का स्ट्रक्चर, सेंट्रलाइजेशन बनाम डिसेंट्रलाइजेशन की बहस, ब्यूरोक्रेसी का रोल, आर्थिक नीतियां, इंटेलिजेंस सिस्टम और कौटिल्य की प्रासंगिकता। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हुए अशोक के धम्म का जिक्र करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये मौर्य काल की शायद सबसे यूनिक और सबसे ज्यादा डिस्कस की जाने वाली चीज है। आखिर ये धम्म था क्या? क्या ये कोई नया धर्म था? नहीं, देखिए, अशोक का धर्म कोई नया धर्म नहीं था। ये बेसिकली एक नैतिक संहिता थी, एक कोड ऑफ कंडक्ट। हाँ, कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स का सेट। बिल्कुल, जिसका मकसद था अपनी प्रजा का कल्याण करना, और इतने बड़े विविध साम्राज्य में एक तरह का सोशल हार्मनी, सामाजिक सद्भाव बनाए रखना। और इसकी प्रेरणा उन्हें मिली कलिंग युद्ध के बाद। हाँ, जब उन्होंने युद्ध की नीति छोड़ी। ये बौद्ध धर्म के उपासक धर्म, यानी आम गृहस्थों के लिए जो नियम थे, उससे प्रेरित जरूर था, लेकिन ये उससे ज्यादा व्यापक था, ज्यादा सेक्युलर था कह सकते हैं। इसके मुख्य सिद्धांत क्या थे, प्रिंसिपल्स? कई सारे थे, जैसे बड़ों का आदर करना, माता पिता, गुरुजन। हाँ, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदारता दिखाना,
श्रमण मतलब अलग अलग पंथों के तपस्वी, जिनमें बौद्ध, जैन, आजीवक सब आते थे। दासों और सेवकों के प्रति उचित व्यवहार करना, जीवों पर दया करना, अहिंसा मतलब जानवरों की बलि वगैरह को हतोत्साहित किया गया, सच बोलना, सहनशीलता रखना, टॉलरेंस, खासकर अलग अलग धार्मिक समुदायों के बीच, और कम खर्च करना और कम जमा करना, अल्प व्यय, अल्प संचय। इन सिद्धांतों का जिक्र उनके शिलालेखों में बार बार आता है ना? जी हाँ, जैसे 12वां प्रमुख शिलालेख RE12 तो सीधे तौर पर सभी संप्रदायों के बीच सहनशीलता और आपसी सम्मान की बात करता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। और लोक कल्याणकारी काम? हाँ, दूसरे प्रमुख शिलालेख RE2 और 7वें स्तंभ लेख PE7 में अशोक बताते हैं कि उन्होंने मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाए, सड़कें बनवाई, सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए। और वो इन कामों को भी अपने धम्म का ही हिस्सा मानते थे। बिल्कुल। और धम्म के प्रचार के लिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के स्पेशल ऑफिसर भी नियुक्त किए थे। इसका जिक्र 5वें शिलालेख RE5 में है। तो धम्म का एक बड़ा मकसद लगता है कि इतने बड़े साम्राज्य को, जिसमें अलग अलग भाषा, धर्म, संस्कृति के लोग थे, उन्हें नैतिक आधार पर जोड़ने की कोशिश करना था। हाँ, ये एक तरह का आइडियोलॉजिकल ग्लू हो सकता है। बल प्रयोग की जगह एक नैतिक अपील। ये अशोक का इनोवेशन था। पर यहाँ भी इतिहासकारों में डिबेट है। बिल्कुल, कि ये धम्म सिर्फ अशोक की पर्सनल कन्विक्शन थी, उनकी निजी आस्था थी, या फिर ये एम्पायर को इंटैक्ट रखने की एक सोची समझी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी। और ये कितनी कामयाब रही? क्या ये सच में साम्राज्य को एकीकृत कर पाई? इस पर भी अलग अलग राय है। एक बात और, अशोक ने सिर्फ बौद्ध धर्म को ही नहीं, दूसरे संप्रदायों को भी संरक्षण दिया। जैसे बिहार की बराबर पहाड़ियों में उन्होंने चट्टानें काटकर गुफाएं बनवाई और आजीवक संप्रदाय के तपस्वियों को दान में दी। हाँ, उन गुफाओं के नाम भी हैं: सुदामा, कर्ण चौपर, लोमश ऋषि, विश्व झोपड़ी। ये दिखाता है कि उनकी नीति में टॉलरेंस था। तो प्रीलिम्स के लिए धम्म से जुड़े पॉइंट्स, मुख्य सिद्धांत, कौन से शिलालेख में क्या है, जैसे RE12 सहिष्णुता, RE13 कलिंग, RE2 PE7 लोक कल्याण, RE5 धम्म महामात्र, बराबर गुफाएं और आजीवक संप्रदाय। और उद्देश्य क्या थे? उसकी मुख्य सिद्धांत, बौद्ध धर्म से क्या समानता थी और क्या भिन्नता, शासन और साम्राज्य को जोड़ने में इसकी क्या भूमिका थी, और अशोक का इसमें क्या नयापन था। ठीक है, शासन और धम्म के बाद अब बात करते हैं कला और वास्तुकला की। मौर्य काल इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, यहाँ हमें दो तरह की कला साफ दिखती है। एक तो राजकीय या दरबारी कला, कोर्ट आर्ट, और दूसरी लोक कला, पॉपुलर आर्ट। राजकीय कला में सबसे शानदार चीज क्या है? अशोक के बनवाए एकाश्मक स्तंभ, मोनोलिथिक पिलर्स। हाँ, एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए विशाल खंबे। और उनकी वो चमकदार पॉलिश आज भी वैसी की वैसी है कई जगह। ये कैसे की गई, ये आज भी एक रहस्य है। इन स्तंभों के ऊपर जानवरों की आकृति वाले शीर्ष होते थे, कैपिटल्स। जी, जैसे सारनाथ में 4 शेरों वाला शीर्ष, जो अब हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, या रामपुरवा में बैल या वृषभ वाला शीर्ष। इनका मकसद क्या था? शायद दोहरा मकसद था। एक तो धम्म का प्रचार करना, क्योंकि इन पर अक्सर धम्म के संदेश खुदे होते थे, और दूसरा साम्राज्य की शक्ति और शान का प्रदर्शन करना। ये स्तंभ ज्यादातर चुनार की बलुआ पत्थर से बने थे ना? हाँ, चुनार मिर्जापुर के पास है, वहां से पत्थर लाकर अलग अलग जगहों पर ये स्तंभ लगाए गए। कहाँ मिले ये स्तंभ? कई जगह, सारनाथ, रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरिराज, ये दोनों बिहार में है, सांची मध्य प्रदेश, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ। ये मूल रूप से टोपरा और मेरठ में थे, जिन्हें फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया। अच्छा, स्तंभों के अलावा और क्या था राजकीय कला में? स्तूप निर्माण। स्तूप बेसिकली बौद्ध अवशेषों पर बने टीले जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। कहा जाता है अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को बांटकर हजारों स्तूप बनवाए थे। हाँ, परंपरा तो यही कहती है। हालांकि उनमें से ज्यादातर अब बचे नहीं हैं, या बाद में उन्हें और बड़ा बना दिया गया। सांची का जो मूल स्तूप था वो शायद अशोक के समय का है। उत्तर प्रदेश में पिपराहवा का स्तूप भी मौर्यकालीन माना जाता है। और गुफाएं? हाँ, चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने की शुरुआत भी इसी दौर में हुई। रॉक कट आर्किटेक्चर, जैसे बराबर की गुफाएं, जो उन्होंने आजीवकों को दान दी थी। धौली उड़ीसा में भी एक चट्टान को काटकर हाथी की आकृति बनाई गई है। जी हाँ, वो भी बहुत प्रभावशाली है। ये तो हुई राजकीय कला। अब लोक कला, आम लोगों की कला। उसमें हमें बड़ी संख्या में मिट्टी की बनी मूर्तियां मिली हैं, टेराकोटा फिगरीन्स। इनमें क्या दिखता है?
रोजमर्रा की जिंदगी, देवी देवताओं की मूर्तियां, खिलौने, इनसे उस समय के आम लोगों के जीवन, उनके विश्वासों का पता चलता है। और पत्थर की बड़ी मूर्तियां भी मिली हैं। हाँ, यक्ष और यक्षिणियों की विशाल पत्थर की मूर्तियां, जैसे परखम मथुरा के पास से मिली यक्ष की मूर्ति, और दीदारगंज पटना से मिली चवरधारिणी यक्षिणी की मूर्ति। जी, दीदारगंज यक्षिणी तो अपनी पॉलिश की वजह से बहुत फेमस है। बिल्कुल। वैसी ही पॉलिश जैसी अशोक के स्तंभों पर है। परखम यक्ष पर तो शायद कोई लेख भी है। हाँ, मौर्यकालीन ब्राह्मी में एक लेख खुदा है, पर कुछ विद्वान इसकी डेट को लेकर श्योर नहीं है। लेकिन ये मूर्तियां उस समय के लोक धर्म और एस्थेटिक सेंस को दिखाती हैं। मौर्य कला पर क्या कोई भारी प्रभाव भी था? हाँ, खासकर स्तंभों की कला पर ईरानी यानी अखेमनिद प्रभाव की बात की जाती है, जैसे पॉलिश की तकनीक या स्तंभ शीर्ष के कुछ डिजाइन, जैसे कमल की उल्टी घंटी। लेकिन क्या ये नकल थी? नहीं, पूरी तरह नकल नहीं कह सकते। भारतीय कारीगरों ने अपनी मौलिकता भी दिखाई, जैसे मोनोलिथिक स्तंभ बनाना या जानवरों की रियलिस्टिक मूर्तियां बनाना। और सबसे बड़ी बात, मौर्य काल में पहली बार कला और आर्किटेक्चर में पत्थर का इस्तेमाल इतने बड़े पैमाने पर हुआ। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव था। तो प्रीलिम्स के लिए मौर्य कला से स्तंभूलीय स्थल सारनाथ, रामपुरवा, लौरियानंदनगढ़ आदि, उनके शीर्ष, सिंह, वृषभ, पॉलिश, चुनार पत्थर, बराबर गुफाएं, आजीवक, स्तूप स्थल, सांची, पिपराहवा, यक्ष यक्षिणी मूर्तियां, परखम, दीदारगंज, धौली हाथी। और मेंस के लिए दरबारी और लोक कला में अंतर, स्तंभों की विशेषताएं और उनका उद्देश्य, स्तूप निर्माण का महत्व, गुफा वास्तुकला की शुरुआत, मटेरियल का इस्तेमाल, पत्थर, टेराकोटा, धार्मिक और एस्थेटिक पहलू और बाहरी प्रभाव की डिबेट। ठीक है, अब आते हैं आखिरी सवाल पर। इतना शक्तिशाली, इतना व्यवस्थित साम्राज्य आखिर खत्म कैसे हुआ? मौर्यों का पतन कैसे हुआ? ये भी एक कॉम्प्लेक्स इशू है, कोई एक जवाब नहीं है इसका। अशोक की मृत्यु हुई लगभग 232 ईसा पूर्व में। उसके बाद साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा, और लगभग 187 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य राजा थे बृहद्रथ। उनकी हत्या उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की नींव रखी। तो अशोक की मृत्यु के करीब 50 साल के अंदर ही साम्राज्य खत्म हो गया। क्यों? क्या कारण थे? देखिए, पहले कुछ पुरानी थ्योरीज थीं जो अब ज्यादातर इतिहासकार नहीं मानते हैं। जैसे एक थ्योरी थी कि ब्राह्मणों ने अशोक की नीतियों के खिलाफ प्रतिक्रिया दी, क्योंकि अशोक ने पशु बलि वगैरह रोकी थी और बौद्ध धर्म को ज्यादा प्रश्रय दिया था। पर इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। नहीं। दूसरी थ्योरी थी कि अशोक की अहिंसक नीति की वजह से सेना कमजोर हो गई और साम्राज्य बाहरी आक्रमणों का सामना नहीं कर पाया। ये भी लॉजिकल नहीं लगता। अशोक ने सेना भंग नहीं की थी। बिल्कुल। फिर एक थ्योरी थी वित्तीय संकट की, कि बहुत ज्यादा खर्च करने से खजाना खाली हो गया, पर इसका भी कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। और वो आर्य आक्रमण वाली थ्योरी? नहीं, वो तो प्राचीन सभ्यताओं के पतन से जुड़ी थी, जैसे हड़प्पा। मौर्यों के पतन पर वो लागू नहीं होती, और वैसे भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस उसे सपोर्ट नहीं करता। तो फिर असल वजह क्या रही होगी? ज्यादातर आधुनिक इतिहासकार जैसे उपिंदर सिंह भी इशारा करती हैं कि शायद सबसे बड़ा कारण साम्राज्य की अपनी विशालता और उसकी अंदरूनी विविधता ही थी। मतलब इतना बड़ा एम्पायर जिसमें अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग लोग थे, उसे लंबे समय तक एक मजबूत सेंट्रल कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल था। हाँ, कम्युनिकेशन मुश्किल था, दूर के प्रांतों पर पकड़ बनाए रखना मुश्किल था। और शायद अशोक के जो उत्तराधिकारी हुए वो उतने योग्य नहीं थे कि इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को संभाल पाते। ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, उत्तराधिकारियों की कमजोरी। तो धीरे धीरे क्या हुआ होगा? जो दूर के प्रोविंसेस थे, वहां के गवर्नर्स ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए होंगे, सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर पड़ गई होगी। और फिर मौके का फायदा उठाकर पुष्यमित्र शुंग ने तख्ता पलट कर दिया। जी, तो पतन किसी एक कारण से नहीं, बल्कि कई फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से हुआ होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस, शायद कुछ इकोनॉमिक प्रेशर भी रहा हो, रीजनल एस्पिरेशंस और उत्तराधिकारियों की कमजोरी। तो मेंस के लिए यहाँ क्या महत्वपूर्ण है? पतन के जो अलग अलग सिद्धांत हैं उनका विश्लेषण करना, खासकर पुरानी धारणाओं का खंडन क्यों किया जाता है ये समझना, और साम्राज्य की विशालता, विविधता, उत्तराधिकारियों की भूमिका और सेंट्रलाइज कंट्रोल के लिमिटेशंस को मुख्य कारण के तौर पर समझना। प्रीलिम्स के लिए बस ये याद रखना है कि अंत लगभग 187 ईसा पूर्व में हुआ और आखिरी राजा बृहद्रथ थे। हाँ,
तो ये थी मौर्य साम्राज्य की कहानी, शक्ति और धर्मिष्ठा का एक अनूठा संगम। चंद्रगुप्त के विजयों से लेकर अशोक के धम्म तक इस साम्राज्य ने भारतीय इतिहास पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। इसने एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट और रूलरशिप के ऐसे स्टैंडर्ड सेट किए जिनका असर हमें बाद के समय में भी दिखाई देता है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, जैसा हमने बार बार कहा, मौर्य काल से जुड़े स्रोत, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, अशोक का धम्म और कला, ये सभी पहलू प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। खासकर अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेख, इनका गहरा अध्ययन बहुत जरूरी है। और चलते चलते एक सवाल सबके लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। हाँ, आज की दुनिया में जहां हम गवर्नेंस, एथिक्स, डाइवर्सिटी जैसी चुनौतियों से लगातार जूझ रहे हैं, क्या हजारों साल पहले कौटिल्य के राज्य सिद्धांतों या अशोक के धम्म के संदेशों से आज भी कुछ सीखा जा सकता है? क्या वो आज भी रेलेवेंट है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस विषय की और गहराई में उतरने के लिए उपिंदर सिंह की किताब का अध्याय 7 जरूर पढ़ें। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.